इंसान हद से ज्यादा डेस्परेट होकर किसी के पीछे भागने लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसलिए जब मुझे पता चला कि जिस स्कूल ब्यूटी ने मुझे 99 टाइम्स रिजेक्ट किया था उसे असल में मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पसंद के लड़के से चेस किए जाने वाले प्रोसेस को एंजॉय करना चाहती थी, उसने मुझे बार बार रिजेक्ट किया। ये जानने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं उसे और भाव नहीं दूंगा और मैंने अपने प्रोफेसर को फॉरेन स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया। जाने से पहले मैंने सोचा कि जो खत्म करना है उसे पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, इसलिए मैंने लिन कैन्यू की बर्थडे पार्टी में उससे सारे रिश्ते तोड़ने का प्लान बनाया। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो बर्थडे पार्टी पहले ही शुरू हो चुकी थी और प्राइवेट रूम के अंदर से जानी पहचानी आवाजें आ रही। लिu चंचाओ अभी तक लेट कैसे है? कहीं वो कोई सरप्राइज तो प्लान नहीं कर रहा? उसने पहले ही 99 टाइम्स प्रपोज कर दिया है और अब 100 टाइम होने वाला है। लिन कैन्यू, अब तो तुम्हें उसे हाँ कह देना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, तुम भी तो उसे पसंद करती हो। अगर तुमने इस बार भी अपने होने वाले बॉयफ्रेंड को रिजेक्ट किया तो हो सकता है वो सच में भाग जाए। उन लड़कियों की छेड़छाड़ सुनकर लिन कैन्यू बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी। लिu चंचाओ मुझे बहुत पसंद करता है, वो कहीं नहीं भागेगा। जब वो नेक्स्ट टाइम प्रपोज करेगा तब मैं उसे हाँ कह दूंगी। उसका ये ओवर कॉन्फिडेंट टोन सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। अब कोई नेक्स्ट टाइम नहीं हो। लिन कैन्यू को चेस करने के इन 2 सालों में मैंने अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ दी थी। मैंने बाकी स्टूडेंट्स के ताने और मजाक को इग्नोर किया और हर रोज उसे खुश करने के लिए नए नए तरीके आजमाए, लेकिन मेरे सच्चे प्यार का कभी कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कई बार गिव अप करने का भी सोचा और न जाने कितनी रातें अकेले रोते हुए गुजारी, लेकिन अगले दिन मैं फिर से हिम्मत जुटाकर उसके पीछे लग जाता था। यहाँ तक कि उसके करीब रहने के लिए मैंने उस फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम को भी लगभग छोड़ ही गया था, जिसे पाना बहुत मुश्किल था। जब तक कि उस दिन मैंने गलती से लिन कैन्यू का फोन नहीं देख लिया। तब मुझे पता चला कि लिन कैन्यू को भी मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। उसने मेरा कॉन्टैक्ट नेम डियर हस्बैंड सेव किया हुआ था और उसकी गैलरी में मेरी हजारों फोटोज थी। लेकिन ये जानने के बाद कि वो भी मुझे पसंद करती है, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, बल्कि मुझे बहुत गुस्सा आया और सब कुछ एक मजाक लगने लगा। मैं थक चुका हूँ, मैंने हार मान ली है। अब मैं बस जाना चाहता हूँ और लिन कैन्यू की दुनिया से हमेशा के लिए गायब होना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, रूम के अंदर की बातें अचानक रुक गईं। सबने बड़ी चालाकी से मुंह घुमा लिया और दूसरी बातें करने लगे, जैसे उन्होंने मुझे देखा ही ना हो। लिन कैन्यू ने भी अपनी ड्रिंक उठाई और गेम में शामिल हो गई। उसने एकदम कोल्ड सा फेस बना रखा था और मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे मानना पड़ा कि उसकी एक्टिंग सच में कमाल की थी। पूरे रूम के लोगों के मुझे इग्नोर करने पर भी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं चुपचाप जाकर कॉर्नर की एक खाली सीट पर बैठ गया। अगले 1 घंटे तक सब लोग आपस में बातें करते रहे और मजे करते रहे, लेकिन मैं वहीं बैठकर अकेले अपना फोन चलाता रहा, जैसे कि मैं वहां हूं ही नहीं। पहले जब भी लिन कैन्यू सामने आती थी तो मैं किसी भी तरह उसके पास जाने का मौका ढूंढता था और उसका अटेंशन पाने के लिए अलग अलग टॉपिक्स पर बात करता था। इस बर्थडे पार्टी के लिए भी मैंने उसे बहुत मनाया था और कई लोगों से सिफारिश करवाई थी, तब जाकर उसने मुझे इन्वाइट किया था। नॉर्मली जो चीज इतनी मुश्किल से मिले उसकी ज्यादा कद्र होनी चाहिए, लेकिन मेरा ये रिलैक्स्ड एटीट्यूड देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उसके बर्थडे की कोई परवाह ही नहीं। मेरा ये पहले से एकदम अलग और कोल्ड बिहेवियर देखकर लिन कैन्यू आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और उसने छुप छुप कर मुझे कई बार देखा। बर्थडे सॉन्ग गाने और केक काटने के बाद जल्द ही गिफ्ट देने का टाइम आ गया। मैंने सबका वेट किया कि सब अपने गिफ्ट्स दे दें। फिर मैं आराम से खड़ा हुआ और अपने बैग से कैलेंडर निकालकर उसे दे दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से मुझे देखने लगे, क्योंकि वो कैलेंडर बस एक हाथ के साइज का था और उसमें सिर्फ 30 पेजेस थे। वो देखने में बहुत ही सस्ता लग रहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ा कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। मैंने बस लिन चैनियो की तरफ देखा और आराम से कहा, लिन चैनियो, आज से तुम हर दिन इसका एक पेज फाड़ना। जब तुम आखिरी पेज पर पहुंचोगी तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा और वही मेरा तुम्हारे लिए लेट बर्थडे गिफ्ट है। ये सुनते ही उसके कुछ रूममेट जोर जोर से हंसने लगे। 100th टाइम प्रपोज करने का प्लान है क्या? तुम में सच में बहुत हिम्मत है। 2 साल हो गए और तुम अभी भी लगे हुए हो। तुम सच में चियानियो को बहुत पसंद करते हो ना? उनकी इन बातों को सुनकर लिन चियानियो ने भी यही सोचा कि ये 100th प्रपोजल का काउंटडाउन कैलेंडर है। उसके होंठों पर हल्की सी स्माइल आई, लेकिन उसने तुरंत उसे छुपा लिया और फिर से अपना कोल्ड फेस बना लिया। मैंने बस ये कहा था कि जब तुम 100 टाइम्स प्रपोज कर लोगे तब मैं इसके बारे में सोचूंगी। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं पक्का हाँ कह दूंगी। मुझे पता था कि वो सब गलत समझ रहे थे। आखिरी पेज फाड़ने वाला दिन मेरे प्रपोज करने का दिन नहीं था, बल्कि वो दिन था जब मैं उसकी दुनिया से पूरी तरह गायब होने वाला था। मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बस हल्का सा हंसा और बोला, लिन चियानियो, मैं इतने टाइम से तुम्हारे पीछे हूँ लेकिन तुम्हें इंप्रेस नहीं कर पाया। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा आइडियल टाइप कैसा है। मेरे ये पूछते ही पूरा रूम शांत हो गया और सब उसकी तरफ एक अजीब सी नजरों से देखने लगे। लिन चियानियो ने मेरी तरफ घूर कर देखा, कुछ सेकंड्स तक चुप रही और फिर धीरे से बोली, मेरा आइडियल टाइप। उसने अभी बात शुरू ही की थी कि बंद दरवाजा अचानक खुला और सबका अटेंशन उस तरफ चला गया। सबकी नजरों के सामने जू यानशु एक बहुत ही ब्यूटीफुली पैक्ड बॉक्स लेकर अंदर आई। लिन चियानियो के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। हैप्पी बर्थडे चियानियो। लिन चियानियो की नजरें इस विश के साथ जू यानशु पर टिक गई। उसने अपनी उंगलियों से धीरे से टेबल को नॉक किया और अपनी अधूरी बात पूरी करते हुए बोली, मेरा आइडियल टाइप बेशक एक चेयरफुल और क्लीन लुक वाला हैंडसम गाय है। दरवाजे से अंदर आते ही ऐसी बातें सुनकर जू यानशु के चेहरे पर खुशी आ गई। वो जल्दी से उसके पास गई, अपना केयरफुली प्रिपेयर्ड गिफ्ट उसे दिया और उसे वहीं पर ओपन करने की जिद करने लगी। पल भर में ही सबका ध्यान भटक गया और किसी ने उस टॉपिक पर आगे बात नहीं की। उन दोनों को लोगों से घिरा हुआ देखकर मैंने कोई उदासी नहीं दिखाई, बल्कि मैं बहुत ही कामली वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया।
पूरी रात लिन चानियो जहाँ भी गई, जू यानशु हमेशा उसके साथ रही। वो दोनों हंस बोल रहे थे, एक दूसरे की ड्रिंक्स शेयर कर रहे थे और एक ही केक का पीस खा रहे थे। मैं चुपचाप उनकी ये क्लोजनेस देखता रहा और मेरे दिमाग में कई पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हालांकि लिन चानियो किंगडा की स्कूल ब्यूटी है और उसके बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन वो हमेशा लड़कों से दूर ही रहती है। उसका इकलौता एक्सेप्शन जू यानशु है, जिसके साथ वो बचपन से बड़ी हुई है। वो उसके बिखरे बालों को सेट करती है, क्लासेस में उसके साथ बैठती है और उसका बैग उठाती है और उसके लिए दूसरे कॉलेजेस की लड़कियों से बैट लगाकर compete करती है। उसकी ये सारी स्पेशल ट्रीटमेंट मेरे दिन में कांटों की तरह चुभती थी। लेकिन सच्चाई पता चलने वाले दिन मुझे समझ आया कि भले ही लिन चानियो और जू यानशु बचपन के दोस्त हों, लेकिन पहले वो इतने क्लोज नहीं थे। जू यानशु पूरा दिन लिन चानियो के पीछे घूमती थी, लेकिन उसने कभी उसे भाव नहीं दिया था। मेरी एंट्री के बाद ही उसने जानबूझकर मेरे